नमस्कार साथियों। आज आप सभी के डे नंबर 1 में स्वागत है। इस क्लास में साथियों हम लोग केमिस्ट्री के साथियों 100 साथियों गैस प्रश्नों का करेंगे। आज साथियों हम लोग 20 प्रश्नों का हल करेंगे। 5 क्लास में साथियों इसको हम क्या कर लेंगे साथियों, समाप्त कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद साथियों 5 अंक के प्रश्न को भी कराया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में साथियों फुल तैयारी करके हमें जाना होगा। ठीक है, तभी हम साथियों अच्छे स्कोर कर पाएंगे। देखिए साथियों, पहला नंबर प्रश्न है। और चैनल पर एक बार यदि नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। ठीक है। देखिए पहला नंबर प्रश्न बा कि रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे। ठीक है, इसका रवादार ठोस क्या है, उदाहरण देवे के बा। ठीक है, तो देखिए रवादार ठोस क्या कहला, तो जोन ठोस साथियों जोन बा, जोन ठोस यदि ठोस के साथियों जोन अवयवी कण बा, अवयवी कण बा उ निश्चित व्यवस्था में बा। निश्चित व्यवस्था मतलब कौन नियमित क्रम में बा, मतलब कौन नियम से चलता है। ठीक है, नियमित क्रम में बा। ठीक है, नियमित क्रम में बा। और ये साथियों क्या बा, दीर्घ प्रासी बा। दीर्घ प्रासी मतलब क्या, दूर तक बा ऐसन के व्यवस्था। तो वही क्या कहलाता है साथियों, रवादार ठोस कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए साथियों जैसे NaCl, KNSO3, SiO2। ठीक है साथियों, कॉपर, जिंक साथियों ये सब क्या है, इसके उदाहरण है रवादार ठोस के। ठीक है साथियों, याद होगी आप सभी को। लिखेंगे वह ठोस जिसके कण एक निश्चित अव्यवस्था और दीर्घ प्रासी के रूप में होते हैं उसे रवेदार ठोस कहा जाता है। रवेदार ठोस कहा जाता है। ठीक है साथियों, समझिए आपको रवेदार ठोस पूछे या क्रिस्टलीय ठोस पूछे, ठीक है, आपको यही बताना होगा। ठीक है, अब देखिए साथियों एफ सेंटर क्या होता है। एफ सेंटर क्या होता है साथियों, तो देखिए 2 नंबर प्रश्न, एफ सेंटर क्या होता है। तो देखिए ऋणायनी रिक्ति द्वारा धातु अधिक है तो उसमें क्या होता है, तो कहेंगे जो माइनस होता है ना, जो माइनस है वो माइनस क्या होता है साथियों, भाग जाता है। ठीक है, माइनस भाग जाता है। अब जिसके कारण साथियों बैलेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि जानते हैं कि आदर्श क्रिस्टल में जो प्लस रहता है तो एगो क्या होता है माइनस। मान चलिए 2 प्लस एगो माइनस, एगो माइनस क्या हो गया साथियों, यहाँ से भाग गया। ठीक है, एगो माइनस यहाँ से भाग गया, तब है नु एगो बचा। अब साथियों अब बैलेंस नहीं बन रहा है क्रिस्टल में, तो एगो माइनस आना चाहिए। तो एगो माइनस अब किसे कहाँ से लाएंगे, तो एगो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर घुसा देंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, अब इसके कारण यह जाकर जहाँ यह घुसेगा ना तो वहाँ पर ये का होल बना देगा, केंद्र बना देगा। ठीक है, यही केंद्र क्या कहलाता है, एफ केंद्र कहलाता है। ठीक है, यही केंद्र क्या कहलाता है, एफ केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया। और इसी कारण क्रिस्टल क्या होता है साथियों, रंगीन होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है। जब किसी क्रिस्टल में उसे एक ऋणायन अपने मूल अवस्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उस क्रिस्टल के विद्युत उदासीनता कायम रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे एफ सेंटर कहा जाता है। ठीक है साधु, समझ में आ गया। जो बताया वही यहाँ पर लिखा गया है। देखिएगा साधु, अगला है साधु क्या, फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है साधु, फ्रेंकल दोष क्या है, देखिए मान के चलिए कोई भी आदर्श क्रिस्टल है। ठीक है, आदर्श क्रिस्टल है। इस आदर्श क्रिस्टल में साधु क्या हुआ, इस आदर्श क्रिस्टल में जो ये प्लस है, यह प्लस आके अंतरकाशीय स्थान पर फंस गया था। अंतरकाशीय स्थान पर फंसने के कारण जो भी साधु दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रेंकल दोष कहा जाता है। और इसके उदाहरण साधु जैसे AgBr में साधु फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। याद रहेगा आप सभी को। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन अपने मूल स्थान से का साधु रिक्त हो गया, मतलब निकल कर अंतरकाशीय स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, और साथियों ये भी याद रख लीजिएगा कि जो फ्रेंकल दोष होता है किसमें पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। ठीक है, निकल जाता है साथियों, निकल कर जहाँ पर फंस जाता है वही से साथियों फंसने के कारण ही क्या कौन था दोष उत्पन्न हो जाता है, फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण हमने बता ही दिया AgBr। ठीक है साथियों, याद हो गया। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि गरम करने पर श्वेत जेडेनो पीला क्यों हो जाता है। तो देखिए कोई भी साथियों यौगिक पीला कब होगा, जब उसमें एफ सेंटर होगा, क्योंकि एफ सेंटर ही कारण क्रिस्टल रंगीन होता है। ठीक है, याद होगा। तो देखिए इसमें साथियों यदि गर्म करेंगे ना जेडेनो को, तो जेडेनो को गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऑक्सीजन निकल जाएगा जिसके कारण साथियों यहाँ पर आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रॉन अंतरकाशीय स्थान पर जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, और फंस जाएगा ना तो अंतरकाशीय स्थान पर फंस जाएगा जिसके कारण एफ सेंटर बनेगा। एफ सेंटर बनने के कारण क्या हो जाएगा साथियों, दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लिखे गर्म करने पर जेडेनो में से क्या लिख सकते हैं साथियों, ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गर्म किए, यहाँ से साथियों क्या ऑक्सीजन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉनों निकला। इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन अंतरकाशीय स्थान पर जाएगा जब फंस जाएगा, Zn2+ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया यानी क्या बन गया, आयन बन गया है। ठीक है,
यानी सातों लिखे Zn2 प्लस तथा इलेक्ट्रॉन अंतरकाशीय स्थान पर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो तथा एफ सेंटर क्या बन जाता है, जिसके कारण Zn पीला हो जाता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया आप सभी को। तो अब देखिए आगे क्या है। आगे साथियों प्रश्न है कि किसी गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। तो देखिए किसी भी गैस की जो विलेयता होती है, प्रभावित करने वाले कारक है साथियों गैस तथा विलायक की प्रकृति, ठीक है, और दाब तथा दाब, ताप तथा दाब, ये तीन कारक क्या करते हैं साथियों, प्रभावित करते हैं गैस तथा विलायक की प्रकृति साथियों, और ताप का प्रभाव और गैस का दाब का प्रभाव। ठीक है, याद रहेगा ताप, दाब और गैस तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि उल्टा प्रासरण क्या होता है। ठीक है, उल्टा प्रासरण क्या होता है साथियों, तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए क्या ये अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली इस तरफ क्या है साथियों, इस तरफ है विलायक। ठीक है, इस तरफ क्या है साथियों, विलायक है। तो ये बिल्कुल इस तरफ क्या है साथियों, विलयन है। ठीक है, इस तरफ क्या है, विलयन है। ठीक है, प्राशन दाब समझते हैं ना, प्राशन दाब वह दाब होता है जिसके कारण क्या कहलाती है, प्राशन की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मान चलिए यहाँ पर हम साथियों दाब लगा रहे हैं। ठीक है, प्राशन दाब लगा रहे हैं। ये जो प्राशन दाब है साथियों, ये जो साथियों हम दाब लगा रहे हैं, यह दाब साथियों हम प्राशन दाब से ज़्यादा लगा दी, प्राशन दाब से ज़्यादा लगा दी, तो ये जो विलयन के कण है ना, विलायक की ओर जाने लगे, और विलायक की ओर जाने लगे यानी उल्टा हो जाएगा। इसी को साथियों क्या कहा जाता है, उल्टा प्राशन कहा जाता है। ठीक है, उल्टा प्राशन कहा जाता है, याद हो गया आप सभी को। लिख दीजिएगा साथियों, जब विलयन पर प्रासरणी दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, मतलब दाब आरोपित किया जाता है, तो जो विलयन के कण होते हैं, विलायक के कण अर्धपरागम्य झिल्ली को पार कर जाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक की ओर क्या करने गमन करने लगता है, इसे जिसे उल्टा प्राशन कहा जाता है। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है साधु, उल्टा प्राशन कहा जाता है। और इसका उपयोग समुद्री जल को क्या करने, लवणहीन बनाने में किया जाता है। ठीक है साधु, लवणहीन बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिएगा साधु अगला नंबर क्या प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया साधु, मोलल और नमन स्थिरांक क्या है। मोलल और नमन स्थिरांक क्या होता है साधु, तो जो 1000 विलायक होता है, मान चलिए कोई 1000 क्या मतलब 1 kg क्या है साधु, 1 kg विलायक। इस 1 kg में साधु विलायक में 1 ग्राम क्या है साधु, क्या कोई अविलय हम क्या घोल डाल लेते हैं, अविलय क्या विलय डाल देते हैं, अविलय मतलब जो इसमें घुलता नहीं है, तो जो क्वथना में वृद्धि होगा ना, वही क्वथना में वृद्धि क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, याद हो गया आप सभी को। यानी लिख देंगे साथियों कि 1000 विलायक में विलय के 1 ग्राम अणु घोलने पर क्वथना में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है साथियों, मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पर साथियों सूत्र लिखा दिया, इसे केबी से लगा साथियों सूचित किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। अब देखिए साथियों क्या अगला प्रश्न है, राउल्ट के नियम व्याख्या करें। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है, तो राउल्ट ने बताया कि जो गैस की जो आंशिक दाब होता है, गैस का जो आंशिक दाब जो पी होता है साथियों, उसके मोल प्रभाजी के समानुपाती होता है। इतना ही याद रखिए, जो गैस का जो आंशिक दाब होता है मोल प्रभाजी के समानुपाती होता है। यानी लिख दीजिएगा, तो राउल्ट के नियमानुसार वाष्पशील द्रवों के तो विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है, ठीक है, प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है उसके मूल प्रभाजी के समानुपाती, वही साथियों मूल प्रभाजी क्या होता है, समानुपाती होता है साथियों अवयव का आंशिक दाब। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। इसी तरह से साथियों हम लिख देंगे राउल्ट का नियम। अब देखिए साथियों पूछता है आगे, हेनरी का नियम आपका बताना है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या है, तो हेनरी ने अपने नियम में क्या बताया, देखिए इस नियम अनुसार उन्होंने क्या बताया, ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मेन लिखा गया, वह सब ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो हेनरी के नियम अनुसार उन्होंने क्या बताया कि एक निश्चित ताप मतलब ताप को ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, गैस का जो मोल प्रभाज होता है साथ उसके विलयन के आंशिक दाब के क्या होता है समानुपाती, मतलब दोनों नियम लगभग क्या एक ही समान है। ओकरा में बोल दिया आंशिक दाब समानुपाती होता है मूल प्रभाज के, आ ई बोल दिलन कि मूल प्रभाज समानुपाती होता है आंशिक दाब का। ठीक है, यही साथियों क्या समानता है दोनों हेनरी नियम में। ठीक है, अगर समानता पूछेगा तो यही आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर साथियों इसका सूत्र भी हमने लिख दिया है। अब देखिए साथियों आगे प्रश्न है कि ताप ताप बढ़ने से किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। तो देखिए जो गैस ताप बढ़ाएंगे तो जो विलेयता होती है साथियों, ताप गैस की द्रव में जो विलेयता होती है साथियों, गैस की द्रव में विलेयता, ये एक ऊष्माछेपी प्रक्रिया होती है। और साथियों ताप के बढ़ने से जो विलय घुलनशीलता होती है घटती है, यानी विलेयता घटती है। ठीक है,
यानी गैस की द्रव में विलेयता साथ उसमें भी प्रक्रिया होती है। ताप के बढ़ने से घुलनशीलता घटती है, इसी कारण विलेयता भी घट जाती है। ठीक है साथों, समझ में आ गया। अब देखिए साथों, अगला प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहा जाता है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब चालक के प्रतिरोध जो होता है साथों, चालक का जो प्रतिरोध आर होता है उसी को कहा जाता है क्या, प्रतिरोधकता कहा जाता है। उसी को कहा जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता साथों रो बराबर जो सूत्र होता है आर ए बटे में क्या होता है साथों, एल होता है। ठीक है, यहाँ पर साथों हमने सूत्र भी सिद्ध कर दिया, क्योंकि यह साथों आप सूत्र फिजिक्स में साथों सूत्र का भी सिद्ध कराए थे डे नंबर 1 में। ठीक है साथों, ठीक है, इसका मात्रक आपको याद रखना है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे प्रश्न है साथियों, आगे प्रश्न है कि मोलर चालकता क्या कहता है। मोलर चालकता यदि पूछे तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है साथियों, मोलर चालकता कहलाती है। आपको याद रखना है, तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता ही मतलब विलयन की चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। इसे साथियों डेल्टा एम से सूचित किया जाता है, और डेल्टा एम बराबर जो सूत्र होता है साथियों कप्पा गुणे में 1000 बटे में क्या होता है, एम होता है। और एम क्या साथियों, मोलर रहता है, मोल रहता है। एम क्या साथियों, मोल रहता है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अब देखिएगा साथियों अगला नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है साथियों, रुक जाइए। देखिए प्रश्न है साथियों क्या है, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। तो देखिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखिए विद्युत अपघटनी जो सेल होता है साथियों, उस सेल में ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है। ठीक है, ग्रेफाइट की छड़, जिससे क्या किया जाता है साथियों, धारा को भेजा जाता है। ठीक है, धारा को भेजा जाता है। वही साथियों जो छड़ होता है साथियों क्या कहलाता है, उसी छड़ को क्या कहा जाता है साथियों, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसी छड़ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। याद हो गया आप सभी को, यानी लिख देंगे साथियों कि वैद्युत अपघटनी सेल या वैद्युत रासायनिक सेल में धातु की पतली छड़ होती है। इसे जो ग्रेफाइट की होती है साथियों, ग्रेफाइट की होती है, उसी क्या कहा जाता है साथियों, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो जो साथियों इलेक्ट्रोड होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है या ग्रहण करता है। यही साथियों दान ग्रहण करने में जो उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है, वही विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया साथियों। देखिए लिखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है साथियों, इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इसे ई सेल से क्या किया जाता है साथियों, सूचित किया जाता है। इसे ए सेल से सूचित किया जाता है। अब देखिएगा साथियों अगला नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है साथियों जिसका हम एक बार उपयोग कर लेंगे ना, उसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, वही क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है, बस याद हो गया। और इसे पुनः चार्जो न कर सकते, तो वे सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है तथा जो एक बार उपयोग करने के बाद अनुपयोगी मतलब दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है साथियों, क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे क्या हो गया साथियों, शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, ये सभी क्या है साथियों, प्राथमिक सेल है। अब देखिएगा साथियों अगला नंबर प्रश्न है कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोगों को लेकर। तो देखिए लवण सेतु क्या होता है साथियों, तो देखिए लवण सेतु जो साथियों गैल्वेनिक सेल होता है, इसके साथ यू आकार की एक नली होती है, साथ यू आकार की नली होती है। इस यू आकार की नली जो जो क्या कहलाती है साथ दोनों विलयनों को जोड़ कर रखती है, मतलब दोनों सेलों को क्या करती है, जोड़ कर रखती है साथ। इस यू आकार की नली को क्या कहा जाता है, लवण सेतु कहा जाता है। ठीक है साथियों, लवण सेतु कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को, क्या कहा जाता है, लवण सेतु कहा जाता है। ठीक है, यानी गैल्वेनिक सेलों के दोनों अर्ध सेलों के विद्युतीय संपर्क स्थापित करने के लिए एक प्रतिरोध उपकरण लवण सेतु कहलाता है। मतलब देखिए इसको लिखिएगा कि गैल्वेनिक सेलों के दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने वाली ये एक यू आकार की नली होती है, जिसे लवण सेतु कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो जो साथियों उदासीनता को बनाए रखने के लिए और साथियों विद्युत परिपथ को क्या करने, पूर्ण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा आगे बढ़ जाएंगे। आगे साथियों क्या इसका उपयोग, ये दोनों अर्धसेलों को विद्युत उदासीनता को क्या कायम रखने का मैंने बताया आप सभी को, उदासीनता के लिए और विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा का लगातार प्रवाह हो, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है साथियों
और अंतिम नंबर प्रश्न शायद है, छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए वो अभिक्रिया साथियों जो जो प्रथम कोटि की नहीं होती है, कहते हैं ना कि जो प्रथम कोटि की नहीं होती, लेकिन साथियों वो विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की बन जाती है, उसी क्या कहलाती है? उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी लिखेंगे साथियों कि वे रासायनिक अभिक्रिया किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है, उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसका साथियों देखिए एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर साथियों, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है, यह क्या है साथियों? छद्म कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, और इसमें नोट में है साथियों कि छद्म कोटि की जो अभिक्रिया है, जो आणविकता होती है एक नहीं होती है। ठीक है, आणविकता नहीं होती है। ठीक है, आणविकता एक नहीं होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही तक रहते हैं साथियों, अगले क्लास में हम आगे प्रश्नों का हल करेंगे साथियों। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।